आज हम लोग पढ़ेंगे लैग्रेंजेस इक्वेशन फ्रॉम डायलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। पहले सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। मान लो हमारे पास सिस्टम है, उसमें n पार्टिकल हो सकता है गैस का पार्टिकल, उसमें n मॉलिक्यूल्स हो, या कोई ऐसा सोलर सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ प्लैनेट्स है, कैपिटल N। लेट R1 R2 अप टू R कैपिटल N बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव पार्टिकल। तो मान लो तुम्हारे रेफरेंस फ्रेम में R1 R2 Rn तक तुम्हारा पोजीशन वेक्टर पोजीशन है तुम्हारा n पार्टिकल्स। लेट Q1 Q2 Qn स्मॉल n बी द जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब ये पार्टिकल का सिस्टम नहीं है, Q1 फर्स्ट पार्टिकल, Q2 सेकंड पार्टिकल, ऐसा नहीं है। अब ये सिस्टम में कुछ भी हो सकता है Q1 Q2, और तुम देख सकती हो यहाँ पे कैपिटल N है और यहाँ स्मॉल n है। ठीक है, तो ये मान लो जो Q से रिप्रेजेंट किए कोऑर्डिनेट्स ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये जो पोजीशन वेक्टर्स हैं ये एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स हैं। तो तुम्हारा पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है Ri, ठीक है, वो तुम्हारे जनरलाइज्ड फंक्शन का, और हो सकता है टाइम भी पॉसिबल हो, उसका फंक्शन है। मान लो तुम्हारे पास एक सर्कुलर रिंग है जिसमें एक बीड है जो कि कॉन्स्ट्रेंड है इस सर्कुलर रिंग में मूव करने के लिए। ठीक है, इसका तुमको पोजीशन वेक्टर देखना है तो वो होगा आर वेक्टर। ठीक है, और ये मान लो ये जो पार्टिकल है वो पी पॉइंट पर है। ठीक है, और उसका पोजीशन वेक्टर है आर, और ये मान लो ये तुम्हारा रेफरेंस एक्सिस है, इसके साथ एंगल बनाता है थीटा। तो ये जो आर है, और मान लो इसको एक्स वाई से तुम डिनोट करती हो। ठीक है, तो तुम्हारा जो एक्स होगा वो होगा आर कोसाइन थीटा, और जो तुम्हारा वाई होगा वो होगा आर साइन थीटा। और तुम और अच्छा एग्जांपल तुमको समझाने के लिए डस्टर की तरह, तो मान लो ये पार्टिकल कांस्टेंट भी नहीं है, तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो ये इससे सर्कुलर पाथ है सिर्फ, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, और कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है। वेरिएबल रेडियस, मतलब इसका रेडियस भी फिक्स नहीं है। अभी R1 पर है तो कभी ये R2 पे चला जाएगा और मूव करेगा सर्कुलर पाथ में ही। ठीक है, तो ये R रेडियस का फिक्स नहीं है, तो जो भी इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होगा x और y, तो वो होगा r कोसाइन थीटा और y होगा r साइन थीटा। ठीक है, तो तुम्हारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट यहाँ से तुम देख सकते हो दो है, एक है r और एक है थीटा। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, ना r फिक्स है ना थीटा फिक्स है, कि वो चेंज कर रहा है अपना टाइम के साथ। तो तुम देख सकते हो उसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है x और y, वो दो चीज़ का फंक्शन है, Q1 का भी फंक्शन है और Q2 का भी फंक्शन है। इसको लिख सकते हैं कि ये जो x है ये फंक्शन है r का भी, थीटा का भी, और ये y है ये भी फंक्शन है r का भी, थीटा का भी। जहाँ ये r तुम्हारा Q1 है और ये थीटा तुम्हारा Q2 है, तो y को तुम लिख सकती हो y Q1 Q2। ठीक है, तो यही चीज़ मैथमेटिकली कहना चाह रहा है कि कोई भी पोजीशन वेक्टर होता है वो तुम्हारा हर एक कोऑर्डिनेट जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होता है। एक्स कोऑर्डिनेट वो भी Q1 Q2 का फंक्शन है, वाई कोऑर्डिनेट ये भी Q1 Q2 का फंक्शन है। इसी तरीके से तुम्हारे पास कैपिटल N नंबर ऑफ पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो कैपिटल नंबर ऑफ पोजीशन वेक्टर्स में हर एक पोजीशन वेक्टर तुम्हारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होगा। करो कि तुम्हारा जो I है उसका लिमिट 1 टू कैपिटल N है, और जो तुम्हारा K है जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के लिए बीच में QK लिखे हैं उसका लिमिट 1 टू N है। अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल। जो तुम्हारा n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसमें कोई एक पार्टिकल उठा लेते हैं, मान लो सेकंड पार्टिकल, थर्ड, फोर्थ, कोई भी पार्टिकल, ith नाम दे देते हैं उसका।
तो उसका पोजीशन वेक्टर आर आई है, और आर आई जो है तुम्हारा हर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का इक्वेशन है, ठीक है। अगर इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए इसका पोजीशन वेक्टर को टाइम के रेस्पेक्ट में, तो तुमको मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ द आईएस पार्टिकल। अब चूंकि ये फंक्शन है Q1 Q2 Qk का, तो इस तरीके से चेन रूल लगेगा, क्योंकि डिफरेंशियल होता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई फंक्शन है f, ठीक है, और वो तुम्हारा फंक्शन है कोई वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं, मान लो x का, y का और z का, ठीक है। तो इसका तुमको अगर डिफरेंशियल क्वांटिटी लेना होता है, मतलब d ऑफ f निकालना होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं हर एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, हर एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो जैसे फंक्शन x का भी है ये f, तो लिखेंगे del f अपॉन del x, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z, ये करेंगे, ठीक है। और देखो ये x एक्सिस के अलॉन्ग तुम्हारा इतना चेंज हो रहा है, और इसे साथ dx मल्टीप्लाई करेंगे। ये y एक्सिस के अलॉन्ग इतना चेंज हो रहा है, तो इसे साथ dy मल्टीप्लाई करेंगे, और इतना z एक्सिस चेंज हो रहा है, तो इसमें dz मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होता है तुम्हारा डिफरेंशियल एलिमेंट। ऐसा निकालते हैं जब तुमको मालूम है कि फंक्शन तुम्हारा कितना वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। और इसके साथ तुम क्या करो, अगले स्टेप में dt से डिवाइड कर दो दोनों साइड, ये बन जाएगा df बाई dt, ये बन जाएगा डेल f बाई डेल x dx बाई dt प्लस डेल f बाई डेल y dy बाई dt प्लस डेल f बाई डेल z dz बाई dt, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम्हारा जो आर आई है वो फंक्शन है Q1 का, Q2 का, Qk का, Qn तक के लिए, ठीक है। तो जैसे इसको ब्रेक किए, तो इसको भी ब्रेक करेंगे, डेल आर आई अपॉन डेल Q1 dQ1 बाई dt प्लस डेल आर आई बाई डेल Q2 dQ बाई dt। फिर यहाँ पे करते करते Q तक पहुँचेंगे, Qth कोऑर्डिनेट तक, Qth जनरलाइज कोऑर्डिनेट तक, तब उसका डेल आर आई डेल Qk dQk बाई dt, फिर और आगे कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करते करते लास्ट जनरलाइज कोऑर्डिनेट तक पहुंचेंगे जो कि Qn है। तो ये जाएगा तुम्हारा डेल आर आई अपॉन डेल Qn dQn बाई dt। और इसमें और एक और चीज़ छूट गई कि मान लो वो टाइम का भी फंक्शन है, तो एक बार सारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स खत्म करने के बाद अब टाइम के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे इसके, डेल आर आई बाई डेल टी डी टी बाई डी टी, और डी टी बाई डी टी तो 1 होता है, तो इसको नहीं लिखते हम लोग। अगले स्टेप में हम लोग डी आर आई बाई डी टी को वी आई लिख सकते हैं, और वी आई को हम लोग आर आई डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आर आई डॉट लिख दी, ठीक है। और ये तुम देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक समेशन है, ठीक है, जिसको जनरलाइज कर सकते हैं हम लोग क्यू के कोऑर्डिनेट को लेके, ठीक है। और हम लोग कहेंगे कि इसको डेल आर आई बाई डेल क्यू के डी क्यू के बाई डी टी, और समेशन लगा देंगे के ऊपर, और बोलेंगे के 1 से लेके स्मॉल n तक एक्सपेंशन होगा इसका, ठीक है। तो ये अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो यही चीज़ मिल जाएगा, इसको इस तरीके से लिख देंगे। और तुम देखो डी क्यू के बाई डी टी को क्यू डॉट भी लिख सकते हैं, डी बाई डी टी क्यू के डॉट होता है, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग क्यू के डॉट से।
ठीक है। तो ये वेलोसिटी का रिलेशन इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि आगे आने वाले डायरेक्शन में ज़रूरत पड़ सकता है इसमें। अब हम लोग देखते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, जो डेल्टा आर आई है, समझिए उसको कैसे लिख सकते हैं। तुम जानती हो तुम्हारा जो आर आई पोजिशन वेक्टर वो फंक्शन है आर आई Q1 Q2 अप टू Qk अप टू Qn और टाइम का, ठीक है। तो अगर तुमको डेल्टा निकालना होगा, वैसे ही समझो जैसे तुम डी निकाल रही हो, डिफरेंशियल एलिमेंट निकाल रही हो, तो वही होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर आई विथ रिस्पेक्ट टू Q1, फिर डेल्टा Q1, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर आई विद रिस्पेक्ट टू Q2 डेल्टा Q2 प्लस अप टू Qth कोऑर्डिनेट तक पहुंचोगी, Qth जनरलाइज कोऑर्डिनेट तक, तो डेल्टा आर आई अपॉन डेल्टा क्यू के, सॉरी डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के डेल्टा क्यू के प्लस अप टू डेल लास्ट कोऑर्डिनेट तक पहुंच जाओगी, डेल आर आई अपॉन डेल क्यू एन डेल्टा क्यू एन। और उसमें तुम देखोगे कि तो हम लोग टाइम को नहीं लिए हैं, क्योंकि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का ये प्रॉपर्टी होता है, ये कंडीशन होता है कि तुम्हारा टाइम फ्रीज हो चुका है और तुम डिस्प्लेसमेंट देख रही हो, हाइपोथेटिकल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर रही हो। जब टाइम फ्रीज हो चुका है इसका मतलब ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पे लिखने का मतलब ही नहीं बनता, और लिखोगे भी तो वो क्वांटिटी जीरो है। तो इसको समेशन हम लोग कर सकते हैं, ये पूरा समेशन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के डेल्टा क्यू के और समेशन ओवर के 1 से n तक रन करेगा। जब उसको एक्सपेंड करोगे तो यही समेशन तुमको मिल जाएगा। और डैलम्बर्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तुम्हारा जो इक्वेशन होता है वो ये होता है, पार्टिकल आई के लिए एफ आई माइनस पी आई डॉट प्रोडक्ट डेल्टा आर आई, उसके बाद समेशन ले लोगे तो पूरे सिस्टम का निकल जाएगा आई पे समेशन, और आई का वैल्यू 1 से लेके कैपिटल एन तक है। को अगले स्टेप में हम लोग इसको ब्रैकेट ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं, एफ आई डॉट डेल्टा आर आई माइनस समेशन पी आई डॉट डेल्टा आर आई। अब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, अब दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या रिलेशन मिलता है। अब हम लोग डैलम्बर्ट्स प्रिंसिपल का जो फर्स्ट टर्म है समेशन एफ आई डॉट डेल्टा आर आई, इसको एनालाइज करते हैं। तो इसमें डेल्टा आर आई को इस तरीके से लिख सकते हैं, समेशन डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के डेल्टा क्यू के। अब समेशन का प्रॉपर्टी होता है कि एक्सचेंज कर सकते हैं, तो ये समेशन को बाहर कर देते हैं और ये समेशन और एफ आई ये अंदर ले लेते हैं हम लोग, तो ये बन जाएगा समेशन आई एफ आई डॉट डेल आर आई डेल क्यू के, और इसको ब्रैकेट क्लोज और समेशन बाहर है और ये डेल्टा क्यू के लास्ट में लिख दिया। अब ब्रैकेट में जो टर्म लिखे हैं हम लोग उसको बोला जाता है जनरलाइज्ड फोर्स क्यू के, तो ये इस टर्म को क्यू के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारी क्या है, फोर्स है और डॉट प्रोडक्ट है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का, तो ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी वर्चुअल वर्क हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इस साइड देखोगे तो ये भी वर्चुअल वर्क होना चाहिए, ये क्वांटिटी भी, ये पूरा, और जिसमें कि ये भी जनरलाइज्ड फोर्स है और ये जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है, तो इसीलिए इसको जनरलाइज्ड फोर्स बोला जाता है, क्योंकि एक तो वर्चुअल वर्क भी है ये पूरा क्वांटिटी, ऊपर से ये डिस्प्लेसमेंट, तो जो बाकी बच गया जो क्यू के है वो जनरलाइज्ड फोर्स होना चाहिए। तो इसी से तुमको जनरलाइज्ड फोर्स का फॉर्मूला तुमको मिलता है
वो जनरलाइज्ड फोर्स का फॉर्मूला मिलता है क्यू के इज इक्वल टू एफ आई डॉट डेल आर आई बाई डेल क्यू के, और समेशन ओवर आई है ये, ठीक है। हर पार्टिकल को इंक्लूड कर लोगे तो पूरे सिस्टम में जो तुम्हारा जनरलाइज्ड फोर्स है वो तुमको मिल जाएगा। इमेजिन कर लो कि तुम्हारा सिस्टम कंजर्वेटिव सिस्टम है, तो जो फोर्स होता है वो कोई ना कोई पोटेंशियल स्केलर पोटेंशियल फंक्शन से डिराइव किया जाता है, जिसका रिलेशन होता है ये एफ आई इज इक्वल टू नेबुला वी, ठीक है। और चूंकि ये आयत पार्टिकल के लिए कर रहा है तो यहाँ भी आयत लगा देंगे। ये सिंबल कर रहा है, ये सिंबलाइज कर रहा है कि हम लोग आयत पार्टिकल के लिए ग्रेडियंट निकाल रहे हैं स्केलर पोटेंशियल फंक्शन का। और उसको 3 डायमेंशनल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं नेबुला वी को, नेबुला आई को डेल अपॉन डेल एक्स आई, क्योंकि ऑपरेटर है आई कैप, प्लस डेल अपॉन डेल वाई आई जे कैप, डेल अपॉन डेल जी आई जी कैप, और ये वी स्केलर। अब ये अंदर चला जाएगा ये वी, तो ये बन जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स आई आई कैप, डेल वी अपॉन डेल वाई आई जे कैप, डेल वी अपॉन डेल जी आई जी कैप। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो डिफरेंशियल क्वांटिटी लिखे है, यही है तुम्हारा फोर्स वेक्टर फॉर्म में। अब ये एफ आई का जो इक्वेशन निकल के आया है, ये इसको जनरलाइज फोर्स इक्वेशन जो है ये वाला पिछले सेशन में निकाले थे हम लोग, तो इसमें ही पुट कर देंगे, तो क्यू के बन जाएगा ये। अगर आर आई को जो कि वेक्टर फॉर्म में है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख दें अगर, ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप। क्योंकि यहाँ पे आई आयत पार्टिकल के लिए सब में आई लगा देंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या किए कि एफ का ये वाला वैल्यू जो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, और डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के में डेल आर आई का जो वैल्यू है ये वाला, वो यहाँ पे ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दिए, मतलब पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, अब ये माइनस साइन को बाहर कर दिया समेशन के, और ये ला क्वांटिटी ऐसे ही रहने दिए, और इसके लिए ये सेपरेट कर दिए हम लोग सारा डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव ऑपरेट कर दिए, ये ऑपरेटर इस पर अप्लाई कर दिए, तो ये बन गया डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू के आई कैप प्लस डेल वाई आई अपॉन डेल क्यू के जे कैप प्लस डेल जी आई अपॉन डेल क्यू के कैप। अब दोनों में डॉट प्रोडक्ट है, और हम डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो अगले स्टेप में ये बन जाएगा आई वाला टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे कैप वाला आपस में टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, और के वाला आपस में टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा डेल वी आई अपॉन डेल एक्स आई
इंटू डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू के, डेल वी अपॉन डेल वाई आई अपॉन इंटू डेल वाई आई अपॉन डेल क्यू के, डेल वी अपॉन डेल जी आई इंटू डेल जी आई अपॉन डेल क्यू के। अब तुम देखोगी कि ये और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब ये सब टर्म कैंसिल हो जाएगा तुम देखो कि आई वाला टर्म ही कैंसिल हो गया, तो हम लोग अगले स्टेप में समेशन भी ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ये ना नेगेटिव रहने देंगे और ये समेशन ड्रॉप कर देंगे और तुम्हारे पास बच जाएगा सिर्फ डेल वी अपॉन डेल क्यू के, डेल वी अपॉन डेल क्यू के, डेल वी अपॉन डेल क्यू के। तो 3 बार लिखा है, लेकिन इसको 3 बार तुमको नहीं लिखना है, क्योंकि जब ये समेशन था तब जब ith पार्टिकल था, ith पार्टिकल ही नहीं रहा तो समेशन ही नहीं रहा, तो सिर्फ लिखेंगे डेल वी अपॉन डेल क्यू के। मतलब kth जनरलाइज कोऑर्डिनेट के वजह से जो kth जनरलाइज फोर्स आ रहा है वो ये, जैसे तुम्हारा फोर्स था, ठीक है, डेल वी अपॉन डेल एक्स आई ऐसे करके, या इसको 3D फॉर्म में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल वी माइनस डेल वी अपॉन डेल आर आई, इस फॉर्म में आ रहा था। तो देखो सिमिलर है इसी के, और ये आ रहा था फोर्स, सिमिलर इसी के, ये तुम्हारा एक्चुअल फोर्स है और ये तुम्हारा जनरलाइज्ड फोर्स है, जो कि तुम्हारा एक्चुअल पोजीशन से आ रहा था, जो कि तुम्हारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से आ रहा है जनरलाइज्ड फोर्स, एक्चुअल पोजीशन से आएगा एक्चुअल फोर्स। अगर v को डिफरेंशिएट करोगे, ग्रेडियंट लोगी, और v का ग्रेडियंट लोगी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से तो आएगा जनरलाइज्ड फोर्स, और v का ग्रेडियंट लोगी एक्चुअल पोजीशन से तो आएगा तुम्हारा एक्चुअल फोर्स। तो ऐसे तरीके तुम याद रख सकती हो। तो एक्चुअल में जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म आया था एफ आई डॉट डेल्टा आर आई, वो आ गया था समेशन जनरलाइज्ड फोर्स इनटू जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। ये वाले तुमको याद रखना है, क्योंकि बाद में लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे वापस से डायनामोइड्स प्रिंसिपल में। तो जो तुम्हारा सेकेंड टर्म है पी आई डॉट डेल्टा आर आई, तो पी आई डॉट को हम लोग लिख सकते हैं एम आई आर आई डबल डॉट। क्यों? क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और मास इनटू वेलोसिटी को आर डॉट लिखते हैं, और ये ith पार्टिकल के लिए इसलिए आई लगा देते हैं सबस्क्रिप्ट में, और पी आई का डॉट लोगी तो ये बन जाएगा मास एम आई है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा तो आर आई के ऊपर डबल डॉट लगाते हैं हम लोग, तो ये एम आई आर आई डबल डॉट हो गया ये पी, और डेल्टा आर आई इस कॉम्पैक्ट, ये क्योंकि एक बहुत बड़ा समेशन है ये, ठीक है, तो इसको इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अब समेशन का प्रॉपर्टी होता है कि एक्सचेंज कर सकते हो, तो ये वाला के वाला समेशन बाहर कर देते हैं, और ये वाला जो है पूरा टर्म है विथ समेशन, इसको इस प्रोडक्ट क्वांटिटी के साथ डॉट कर देते हैं, अब बाहर में समेशन क्यू के और डेल्टा क्यू के भी बाहर।
अभी जो क्वांटिटी ब्रैकेट में है इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। एक नया क्वांटिटी लेते हैं MIRI डॉट डेल RI अपॉन डेल क्यू के, और उसका भी टाइम डेरिवेटिव। ये चीज़ नहीं है, ये डिफरेंट है, क्योंकि देखो यहाँ RI पे डबल डॉट है, यहाँ RI पे एक ही डॉट है, ये मोमेंटम। इसको हम लोग इस क्वांटिटी का टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है हम लोग। जब इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम लोग, ठीक है, तो क्या होगा कि दूसरा टर्म को कांस्टेंट माने तो अब पहले वाले टर्म का डेरिवेटिव, तो RI से RI डबल डॉट हो जाएगा, फिर प्लस फर्स्ट वाले टर्म को छोड़ देंगे और फिर सेकेंड वाले टर्म का डेरिवेटिव, टाइम डेरिवेटिव लेंगे, तो हम लोगों को मिल जाएगा d/dt डेल RI अपन डेल क्यू के। तो तुम देखो कि ये जो क्वांटिटी जो ब्रैकेट में है वो ये वाला क्वांटिटी है, तो ये वाला क्वांटिटी निकालने के लिए इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे हम लोग। जब इस क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड से लेके चले जाएंगे तो MIRI डबल डॉट डॉट डेल RI डेल क्यू के, यही वाला टर्म इस तरीके से मिल जाएगा d/dt MIRI डॉट डॉट डेल RI डेल क्यू के माइनस MIRI डॉट d/dt डेल RI अपॉन डेल क्यू के। क्योंकि तुम्हारा क्यूके और टाइम इंडिपेंडेंट है, मतलब जो तुम्हारा जनरलाइज क्वांटिटी है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पोजीशन तुम्हारे बाहर डिपेंड कर रहा है, लेकिन तुम्हारा जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होता है, वो एक्चुअल ट्रू डिग्री ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट करता है, वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए कैलकुलस का ये प्रॉपर्टी होता है कि तुम ऑपरेटर एक्सचेंज कर सकती हो, मतलब जो बाहर में ऑपरेट कर रही हो पहले उसको ऑपरेट अंदर ले आओ उस ऑपरेटर को, और जो अंदर ऑपरेटर है उसको बाहर ले आओ। तो बाहर वाला ऑपरेटर अंदर कर दी और अंदर वाला जो ऑपरेटर है डेल अपॉन डेल क्यू के उसको बाहर कर दी, ठीक है। और RI का टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा RI डॉट जिसको हम लोग लिख सकते हैं डेल VI अपॉन डेल क्यू के। यहाँ पे रीजन लिख दिए क्योंकि क्यूके और टी दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, तो उसको ऑपरेटर इंटरचेंज किया जा सकता है। तो इसके जगह हम लोग इरेज करके लिख देते हैं डॉट डेल VI अपॉन डेल क्यू के, ठीक है। अब थोड़ा इस क्वांटिटी को देखते हैं। इस क्वांटिटी को देखने के लिए एक क्वांटिटी और हम लोग लिख रहे हैं। अभी जो हम लोग, तुम जानते हो कि तुम्हारा RI जो है वो Q1 Q2 QK अप टू QN और टाइम का फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट ही में डिराइव किए थे, जो इसको टाइम वेलोसिटी निकाले था ith पार्टिकल का, वो आया था
इस तरीके से आया था वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल। तो अगर इसका पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग क्यू के डॉट के रिस्पेक्ट में ले लेंगे, ठीक है, तो तुमको मिलेगा डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के। और ये क्यों मिलेगा अभी तुमको बता रहे हैं, इसलिए मिलेगा क्योंकि ये देखो जी, ये डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के, ठीक है, इसको तुम ऐसे सोचो, डेल आर आई अपॉन डेल क्यू के, ठीक है। अब दोनों ऊपर नीचे हम टी डेल टी अपॉन डेल टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं डेल आर आई अपॉन डेल टी अपॉन डेल क्यू के अपॉन डेल टी। तो ये क्वांटिटी बन जाएगा डेल आर आई डॉट और ये क्वांटिटी बन जाएगा डेल क्यू के डॉट, ठीक है। तो डेल आर आई अपॉन डेल क्यू की जगह हम लोग लिख सकते हैं डेल आर आई डॉट अपॉन क्यू के डेल क्यू के डॉट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल वी आई अपॉन डेल क्यू के डॉट। तो ये वाला जो टर्म है तुम्हारा, ये कुछ मॉडिफाई होकर कुछ इस तरीके से बन गया। अब ये जो एम आई आर आई डॉट है, इसको भी हम लोग रिप्लेस करके लिख सकते हैं वी आई, क्योंकि ये भी वेलोसिटी है। अब हम लोग जानते हैं क्योंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट और टाइम इंडिपेंडेंट है, तो इसको इंटरचेंज किया जा सकता है। लेकिन तुम कंसिडर करो काइनेटिक एनर्जी टी, जिसको हाफ एम वी स्क्वायर लिखा जाता है, तो हाफ एम आई वी आई डॉट वी आई करेंगे तो अभी वी आई स्क्वायर मिल जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी को पार्शियल डेरिवेटिव ले लें क्यू के डॉट के रेस्पेक्ट में, तो वी आई डॉट वी आई को वी आई स्क्वायर लिख दिए। अब जब इस क्वांटिटी का क्यू आई डॉट के रेस्पेक्ट में लेंगे तो देखो हाफ एम आई तो कांस्टेंट है, तो वैसे ही रह जाएगा। और वी आई स्क्वायर जो है, ठीक है, उसका क्या बोलते हैं, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वो फंक्शन है एक, तो उसका डेरिवेशन हो जाएगा, और वो भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट का फंक्शन है वेलोसिटी भी, और ये भी जनरलाइज वेलोसिटी है क्योंकि क्यू के डॉट है। ये इसका डेरिवेटिव ले लेंगे हम लोग, तो वी स्क्वायर का 2v आई हो जाएगा, और फिर बाद में चेन रूल लग जाएगा, ये स्मॉल v है, डेल वी आई अपॉन डेल क्यू के डॉट, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एम आई वी आई डी वी डेल वी आई अपॉन डेल क्यू के डॉट। तो देखो ये जो कि यही क्वांटिटी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस क्वांटिटी को हम लोग इरेज करके लिख सकते हैं डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट। और इस क्वांटिटी को अगर तुम देखोगी तो ये भी आर आई डॉट है, इसको वी आई लिख सकते हैं, भी जो है ये टर्म ये भी क्यू के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है मैं ब्रैकेट में, ये सिंप्लीफाई होकर कुछ इस तरीके से बनेगा डी बाई डी टी डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू के। अब इस क्वांटिटी को उठा के यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, तो सेकेंड टर्म सिंप्लीफाई होकर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और फर्स्ट टर्म जो आया था मेरे पास, फर्स्ट टर्म आया था मेरे पास वो कुछ इस तरीके से था।
समेशन के जनरलाइज्ड फोर्स इनटू जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट डेल्टा क्यू के, ठीक है। तो अब ये दोनों को वापस से डायलम्बर्ट्स प्रिंसिपल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये था जो डायलम्बर्ट्स प्रिंसिपल था, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट टर्म की जगह ये लिख देते हैं और सेकेंड टर्म की जगह ये क्वांटिटी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो समेशन हम लोग बाहर लेते हैं और देखो कि डेल्टा क्यू के दोनों में कॉमन है, तो इसको फैक्टर आउट कर लेते हैं अगले स्टेप में। तो ये सिंप्लीफाई होकर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एक काम करते हैं, -1 भी फैक्टर आउट कर लेते हैं और 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उस साइड भेज के। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि तुम जानती हो वो जनरलाइज्ड फोर्स है और वो पोटेंशियल से डिराइव किया जा सकता है। पोटेंशियल का जनरलाइज्ड फंक्शन के स्केलर पोटेंशियल का ग्रेडियंट ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो तुमको मिल जाएगा जनरलाइज्ड फोर्स। तो क्यूके का ये इक्वेशन फार्मूला होता है, तो क्यूके को इससे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। तो क्यूके को रिप्लेस करके हम लोग ये लिख देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे डेल v अपॉन डेल क्यू के। तो ये देखो, ये डेल t अपॉन डेल क्यू के और इधर भी डेल अपॉन डेल क्यू के, दोनों ऑपरेटर एक ही में। तो ये t और v को कंबाइन कर देते हैं हम लोग। और यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। तो टी और वी को कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं टी माइनस वी, और ये पूरे फंक्शन का क्यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। और हम जानते हैं जो स्केलर पोटेंशियल फंक्शन होता है वो सिर्फ पोजीशन का ही फंक्शन होता है, वेलोसिटी का फंक्शन नहीं होता है। तो वेलोसिटी के जनरलाइज वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में अगर उसका डेरिवेटिव लोगी तो वो ज़ीरो आएगा। तो ये देखो, ये वाला जो क्वांटिटी है, ठीक है, जिस पर ऑपरेटर लग रहा है डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट, इसमें हम लोग लिख सकते हैं -0 ऐसे। तो कोई इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और 0 की जगह इससे रिप्लेस कर दें।
तो ज़ीरो के जगह हम लोग लिख सकते हैं डेल बी अपॉन डेल क्यू के डॉट, क्योंकि ये सब वैल्यू ज़ीरो होता है। और ये देखो टी पे भी वही ऑपरेटर है और वी पे भी वही ऑपरेटर है, तो ये टी और वी को कंबाइन कर सकते हैं जैसे इसको कंबाइन किया था। जब कंबाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, टी माइनस वी। और टी माइनस वी को हम लोग मान लेते हैं कोई एक दूसरा फंक्शन है एल, तो जहाँ जहाँ टी माइनस वी वहाँ एल से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा एल और ये भी बन जाएगा एल। ठीक है, तो ये फंक्शन रिड्यूस हो गया कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे एल है टी माइनस वी। तो ये देखो अब ये जो क्या वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो यही क्वांटिटी जो है जो स्क्वायर ब्रैकेट में ये ज़ीरो बना रहा होगा इस इक्वेशन को। तो यहाँ से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं कि डी बाई डी टी डेल एल डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल डेल क्यू के अपॉन डेल क्यू के इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं ये इक्वेशन डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू के, ये ज़ीरो के बराबर है। ये जो इक्वेशन निकला इसी को बोला जाता है लैग्रेंजेस इक्वेशन। ठीक है, और ये देखो ये किसके लिए, कि क्यूएथ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए, और तुम्हारे पास ऐसा n नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो तुम्हारे पास n नंबर ऑफ लैग्रेंजेस इक्वेशन मिलेगा। तुम्हारे पास जितना जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होगा उतना तुम्हारे पास लैग्रेंजेस इक्वेशन मिलेगा। मान लो तुम्हारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है, तो एक होगा q1, तो तुम्हारे पास बता रहे हैं तुमको कि थोड़ा सा इरेज कर देते हैं कि मान लो तुम्हारे पास जो k है ये 1 2 तक जा रहा है, बस ऐसा तो जा रहा है थ्योरी में n तक। मान लो तुम्हारे पास दो ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तुम्हारे पास एक है q1 और एक है q2, ये दो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। तो तुम्हारे पास दो लैग्रेंजेस इक्वेशन मिलेगा। एक बार जब k 1 होगा तब जो लैग्रेंजेस इक्वेशन मिलेगा डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल q1 डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल q1, एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन ये होगा जब k 2 होगा तो डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल q2 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर तुम्हारे पास और रहा थर्ड तक रहा, या मान लो तुम्हारा n नंबर ऑफ टाइम्स रहा, ठीक है, तो तुम्हारे पास जब k n के लिए होगा तो ये बनेगा डी बाई डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू एन डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू एन इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से अगर तुम लिखोगे तो तुम्हारे पास n नंबर ऑफ जनरलाइज्ड लैग्रेंजेस इक्वेशन मिलेगा। जितना जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट उतना ही जनरलाइज्ड इक्वेशन लैग्रेंजेस इक्वेशन मिलेगा तुमको। और ये लैग्रेंजेस इक्वेशन है फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, क्योंकि हम लोग मान के चले थे जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए लैग्रेंजेस इक्वेशन ये होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।